कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इन दिनों हम लोग कक्षा 10 के अभ्यास 11 पे बातचीत कर रहे हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो बच्चों, अब सबसे जो पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक हमारा क्या है? मानव नेत्र ही है। तो हम लोग पहले समझते हैं मानव नेत्र होता क्या है और मानव नेत्र किन किन भागों से मिलकर बना होता है, और मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनती है, किन किन जगहों यानी किन किन परतों से होकर प्रकाश किरणें आगे बढ़ती हैं। तो सुने क्या होता है मानव नेत्र। तो अगर मानव नेत्र की बात की जाए तो आप जानते हैं कि मानव नेत्र मानव शरीर का एक क्या है? बहुमूल्य अंग है, जो फोटो कैमरे की भांति क्या करता है? व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो आप सुने क्या कहा जा रहा है। हम परिभाषा लिखते हैं, आप कॉपी में लिखते चलिएगा। मानव नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो एक फोटो कैमरे की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है? फोटो कैमरे की भांति। इसका व्यास यानी मानव नेत्र गोलाकार होता है, तो एक गोला जो होता है यानी मानव नेत्र का व्यास, इसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर यानी 25 mm होता है। 25 mm का होता है, ठीक, जो होता है, जो निम्न भागों से मिलकर बना होता है। यानी यह निम्न भागों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। जैसे दृढ़ पटल, रक्तक पटल, कार्निया, आयरिस या प्रतारिका, नेत्र तारा अथवा पुतली, नेत्र लेंस, नेत्रोत अथवा जलीय द्रव, फिर क्या? पीत बिंदु, अंध बिंदु, रेटिना। इन सारे चीजों से मिलकर क्या बना होता है? मानव नेत्र बना होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इन सारे चीजों का एक एक का यानी सभी भागों का क्या करेंगे? परिभाषा देखेंगे कि उसकी परिभाषा कैसे बनती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुक जाओ। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि दृढ़ पटल क्या होता है। दृढ़ पटल क्या होता है? मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं, जो मानव नेत्र के आंतरिक भाग की क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं दृढ़ पटल क्या होता है। यह नेत्र का बाहरी भाग होता है, जो कठोर क्या होता है? जो कठोर अपारदर्शी होता है, जो नेत्र के आंतरिक भाग यानी नेत्र के अंदर, नेत्र के आंतरिक भाग की रक्षा करता है तथा प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। यानी प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसमें यह क्या करता है? सहायता करता है। अब आप अगली बात समझें, क्या होता है रक्तक पटल। रक्तक पटल मतलब दृढ़ पटल के नीचे की जो पटल होती है या जो परत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। यह क्या करता है? आप लोगों ने अगर कैमरा देखा होगा तो कैमरे को एक ढक्कन देखा होगा, कैमरे के सामने होता है, जो क्या करता है? उसमें आने वाले प्रकाश की किरणों को क्या करता है? रोकने का कार्य करता है, ठीक। उसी प्रकार का क्या होता है? मानव नेत्र में क्या होता है? रक्तक पटल होता है। दृढ़ पटल यानी दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग का, याद रखें, काले रंग की झिल्ली होती है। आपने अपनी नेत्र को देखा होगा ध्यान से, तो देखिए वहां काले रंग की क्या है? झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह क्या होता है? यह आपतित प्रकाश यानी आने वाले प्रकाश के आपतित प्रकाश का अवशोषण यानी उसको क्या करता है? सोख लेता है, अवशोषण करती है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकती है। यह क्या करेगा? आंतरिक परावर्तन को रोकेगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इन दो परिभाषाओं को समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगली परिभाषा पे बातचीत करते हैं। तो अब आप लोग देखें कार्निया किसे कहते हैं और आइरिस क्या होता है। कार्निया और आइरिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कार्निया क्या है? देखें, कह रहा है कि कार्निया क्या होता है? दृढ़ पटल आपको पढ़ा क्या है? दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग। आप अपने नेत्र को ध्यान से देखें तो जो उभरा हुआ भाग होता है, दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है। ये भाग होता है जिसे कार्निया कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? कार्निया कहेंगे। नेत्र में प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है, यानी मानव नेत्र में जो प्रकाश जाता है इसी से होके प्रवेश करता है। कहां से भैया? तो वो जाता है कार्निया से। अब आप आइरिस या प्रतारिका समझें क्या होता है। कार्निया के पीछे जो कार्निया है, जहां से प्रकाश किरण क्या कर रही है? मानव नेत्र में प्रवेश कर रही है। तो कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी, याद रखें यह पारदर्शी था, यह कैसा है? अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? आइरिस कहते हैं। तो आपने क्या समझ लिया? अब कार्निया और आइरिस या प्रतारिका के बारे में समझ लिया है। अब हम लोग आगे वाली परिभाषा पे चर्चा करते हैं।
तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं कि नेत्र तारा या पुतली किसे कहते हैं। पुतली आप लोग जानते हैं ना, जो काला वाला भाग होता है, इसी को हम लोग कहते हैं। तो सुने क्या होता है कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। आप लोग अपने नेत्र में शीशे को ले लीजिएगा, दर्पण को, और उसमें ध्यान से अपने नेत्र को देखिएगा तो उसमें आपको एक छोटा सा छिद्र दिखाई पड़ेगा जिसे हम क्या कहेंगे, पुतली कहेंगे। पुतली कहते हैं यह गोल तथा काली दिखाई देती है। यह गोली होती है और काली दिखाई देती है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, यह प्रकाश के प्रति क्या होती है, संवेदी होती है। यानी यह प्रकाश के प्रति क्या होगी, संवेदी होती है। जो अधिक प्रकाश में छोटा यानी ज्यादा प्रकाश होगा, जैसे आप लोगों के आंख के ऊपर अगर टॉर्च मार दिया जाए तो आप लोग क्या करते हैं, आपके आंख का बंद हो जाती है ना, उसके कुछ देर बाद खुलती है तो क्या चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो वही कह रहा है कि अधिक प्रकाश में छोटा हो जाता है तथा अधिक प्रकाश में क्या हो जाएगा, छोटा, तथा कम प्रकाश में या अंधकार में देखें आप, जब अंधकार होगा, अंधकार में बड़ी हो जाती है। इसका कार्य आइरिस के मांसपेशियों द्वारा, किसके द्वारा, आइरिस के मांसपेशियों द्वारा होता है। जब आप अंधेरे में जाते हैं तो आपने अपनी आंख को देखा होगा, बड़ा किया होगा ना इसे, तो वो क्या बड़ा होता है, आंख नहीं बड़ी होती, बड़ा क्या होता है, नेत्र तारा या पुतली बड़ा होता है। अब आप लोग नेत्र लेंस समझें। हमने बताया कि जो नेत्र में लेंस होता है वह द्वि लेंस होता है, द्वि उत्तल लेंस होता है। यानी उत्तल पृष्ठों से बन के जो मिलकर बना लेंस होगा वो क्या होगा, द्वि उत्तल लेंस होगा। तो आइरिस के ठीक पीछे, जो आइरिस होता है उसके ठीक पीछे उतक का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, नेत्र लेंस कहते हैं। अब यहां सुने, इसके आगे के भाग की वक्रता त्रिज्या, यानी द्विउत्तल लेंस, उत्तल लेंस, तो आगे वाला जो उत्तल लेंस होगा उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी, तथा पीछे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, छोटी होती है। और इसका जो अपवर्तनांक होता है बच्चों, इसका अपवर्तनांक 1 यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए, इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। यह फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर सकती है, यानी यह फोकस दूरी को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। आप इसकी परिभाषा लिखते चलें, जब हम चित्र बना के समझाएंगे तो एक एक चीजें और क्लियर कर देंगे हम। तो आप इसे लिखें, हम आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि नेत्रोत तथा जलीय द्रव क्या होता है, फिर कांचाप कच्छ तथा कांचाप द्रव क्या होता है। तो देखिए भाई साहब, कार्निया तथा लेंस के बीच का भाग, लेंस के बीच के भाग को क्या कहते हैं, नेत्रोत कहते हैं। उसको क्या कहेंगे आप, नेत्रोत कहते हैं। और इसमें एक नमकीन, यानी जैसे आप रोते हैं तो आंसू नहीं निकलता आपका, वही एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा हो रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, जलीय द्रव कहेंगे। इसका अपवर्तनांक यानी आपके आंसू का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.336 या 1.33 होता है। अब अगला बात सुने, कांचाप कच्छ या कांचाप द्रव क्या कहते हैं। कांचाप कच्छ में ही कांचाप द्रव भरा होता है। तो आप सुने क्या होता है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य का भाग कांचाप कच्छ कहलाता है। यानी नेत्र लेंस और जो रेटिना होगी उसके मध्य में जो भाग बचेगा वह कांचाप कच्छ कहलाता है। इसमें भी एक गाढ़ा पारदर्शी उच्च अपवर्तनांक वाला, यानी वह क्या होगा, पारदर्शी होगा और उसका अपवर्तनांक क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा होता है जिसे कांचाप द्रव कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने नेत्र से संबंधित इतनी परिभाषाओं को समझ लिया है। अब हम लोग इसके आगे बातचीत करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं दृष्टि पटल क्या होता है। तो बच्चों दृष्टि पटल क्या होता है, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। यानी एक पारदर्शी क्या होगी, झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। यानी रेटिना ही क्या होती है, दृष्टि पटल होती है। एक रेटिना होती जिसे रेटिना कहते हैं। इस पर वस्तु का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी इस पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और छोटा। और रेटिना को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना को ही दृष्टि पटल कहते हैं। यानी जो पारदर्शी झिल्ली होती है वही क्या होती है, रेटिना या दृष्टि पटल होती है। इस पर प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, और कैसा बनेगा, वास्तविक और छोटा बनता है। अब हम लोग पीत बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों मानव नेत्र के जिस स्थान पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनती है उसी स्थान को हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। देखें, रेटिना के पीछे भाग में एक पीला, कैसा पीला भाग होता है जिसे क्या कहेंगे हम लोग, जिसे पीत
बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, यानी इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे ज्यादा क्या होगा, स्पष्ट होगा, यानी साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा। अंधबिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर प्रतिबिंब दिखाई नहीं है, अर्थात वहां प्रकाश किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो आप सुने, अंधबिंदु क्या होता है, रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं, यानी दृष्टि तंत्रिका मतलब जिससे हमें दिखाई पड़ती है वो तंत्रिकाएं, दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, वहां प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अंधबिंदु कहते हैं। यानी जहां से तंत्रिकाएं अंदर जाएंगी उसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, अंधबिंदु कहते हैं। और अंधबिंदु पर वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती, यानी प्रतिबिंब बनता ही नहीं, प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो आप लोग इसको समझ चुके हैं। अब हम लोग बातचीत करते हैं मानव नेत्र से संबंधित दोष क्या होते हैं, जैसे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, जरा दृष्टि दोष, ये क्या होते हैं और इसका निवारण कैसे होता है। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं कि मानव नेत्र से संबंधित दोष क्या होते हैं। तो मानव नेत्र से संबंधित जैसे निकट दृष्टि दोष हो गया, तो इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या है, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं, यानी जो नजदीक की वस्तु होगी, निकट की वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, अर्थात जो निकट की वस्तु होगी वह साफ सुथरी दिखाई पड़ेगी, पर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, यानी दूर की वस्तुएं क्या होंगी, नहीं दिखाई देंगी। ऐसे यहां लिख देते हैं, नहीं दिखाई देती, दिखाई देती, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उस दोष को क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष का निवारण देखें कैसे होता है। इसके निवारण के लिए क्या होता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के निवारण हेतु, यानी कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो वह कैसे सही होगा, निवारण हेतु अवतल लेंस, यानी जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। यानी उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, ताकि वह उसे साफ साफ जो दूर की वस्तु है वह क्या होने लगे, दिखाई देने लगे। अब देखें इसी प्रकार दूर दृष्टि दोष क्या होता है, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, अर्थात नजदीक की जो वस्तु होगी वह स्पष्ट दिखाई, या दिखाई ही नहीं, स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, परंतु दूर की वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। वह कैसी देंगी, सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यानी उसको क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखें दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है। दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है, तो इसके निवारण हेतु व्यक्ति को, यानी जिस व्यक्ति को यह रोग हुआ है, यह दोष है, उसको क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात उस व्यक्ति को किससे, उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस के बने चश्मे, यहां आप देखें उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए ताकि उसे स्पष्ट दिखाई देने लगे। तो इस प्रकार आपने दो दोष समझ लिया है। अब हम लोग आगे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं वर्णांधता पर, कि वर्णांधता क्या होता है। तो होता यह है कि कुछ व्यक्तियों को रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता, अर्थात कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें हरे और लाल में अंतर ही स्पष्ट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों को, उन्हें हरा रंग लाल दिखाई पड़ता है और लाल कैसा दिखाई पड़ता है, हरा। तो वही कहा जा रहा है कि रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। यह घटना वर्णांधता के कारण होती है। यह दोष यानी वर्णांधता जो होता है वह जन्मजात होता है, जो अनुवांशिकता के कारण अगली पीढ़ी को क्या करता है, चला जाता है। और बच्चों यह एक लाइलाज रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। इस हिसाब से आपने मानव नेत्र में जितने दोष होते हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। अब हम लोग बातचीत करते हैं प्रिज्म के ऊपर और उससे छोटे छोटे जो भी परिभाषाएं हैं उनके ऊपर, फिर आपका चैप्टर समाप्त। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। आप ध्यान से देखें प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म क्या है, तीन समांग एवं पारदर्शी थीटा कोण पर झुकी हुई आकृति को प्रिज्म कहते हैं। कैसा होगा, तीन समांग एवं पारदर्शी माध्यम पर, यानी आप ध्यान से देखें हमारे पास यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। कुछ इस प्रकार से तीन समांग एवं पारदर्शी माध्यम होंगे जो थीटा कोण पर एक दूसरे से क्या होंगे, झुककर बने होंगे। थीटा कोण पर झुककर बनी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं।
और यह प्रिज्म अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है, 7 रंगों में विभक्त कर देता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बिरजोर के नाम से जानते हैं। अब आप जान ले कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी रंग का होता है, जिसके कारण बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इस हिसाब से आप प्रिज्म समझ चुके होंगे, प्रिज्म क्या है, कैसे है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जो बेसिक फार्मूले हैं उसको बता देते हैं और इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग n से दिखाते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, n बराबर साइन a प्लस डेल m अपान 2 पूरे का बटा साइन a बटा 2। तो जो a है वो a क्या है, जहां आप लिख सकते हैं कि जहां a क्या है, प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण है, और जो डेल m है वो क्या है, डेल m बराबर क्या होगा, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, यानी अल्पतम विचलन कोण क्या होगा, डेल होगा, और ए क्या होगा, प्रिज्म कोण होगा। इस हिसाब से यह आपका फार्मूला होता है और इसी से भी हम किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे मानव नेत्र की जो भी थ्योरियां थी वो हमने पूरा समाप्त कर दिया है। अब आंकिक प्रश्न है, तो हम लोग अगले वीडियो में आंकिक प्रश्न के ऊपर बातचीत करते हैं। देखिए आंकिक प्रश्न में जो भी आपकी थ्योरी है, जैसे सूर्यास्त एवं उदय के समय अधिक लाल क्यों दिखाई पड़ता है या रक्तताप क्यों दिखाई पड़ता है, यानी जो भी आप जो इसमें एक आध टॉपिक छूटा है वो जब हम आपका आंकिक प्रश्न करवाएंगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप एक बार इसका अच्छे तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा ताकि आप आसानी से कर सकें।